हम जिस चीज़ को कल की क्लास में डिस्कस कर रहे थे सेक्टोरियल एनालिसिस, आज हम उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी पर और निफ्टी पर देखते हैं क्या हुआ। और फिर जो हमने मॉर्निंग में कॉल ली थी एक्सिस बैंक की, वो क्यों चली, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट, अगर मैं वीकली पर जाऊं तो वीकली पर एक ये खराब सा डिमांड जोन था। आज वीक क्लोज हो गया। अगर ये यहाँ तक कैंडल क्लोज हो जाती तो एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन बन जाता, पर ये बेचारी एक बेस कैंडल बन के रह गई। यहाँ पर वीकली के ईएमए का सपोर्ट था 20 ईएमए। और डेली पे अगर मैं पिक्चर देखूं तो लेग इन, बेस, और उसके बाद गैप अप के साथ बेस कैंडल है, और उसके बाद पूरा एक मूव है, पूरा एक अपमूव है। और इस अपमूव की स्पेशलिटी क्या है कि इसने प्रीवियस हाई को ब्रीच करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी। वीकली पे हमें क्लोजिंग प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं मिली, वीकली पर हमें क्लोजिंग प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं मिली। इसलिए वीकली का डिमांड जोन हमारे लिए उतना अच्छा नहीं था, पर था एक वीकली का डिमांड जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। डेली पर क्या था? डेली पर लेगिन, बेस और ये मल्टीपल लेगआउट वाला एक ऐसा ओरिजिन, इसको हमने मार्क भी किया था ये वाले एरिया को, कि जब भी इस एरिया में प्राइस आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, इस कैंडल से रिफ्लेक्ट करेगी। हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। तो आज वही हुआ, जब प्राइस मॉर्निंग में इस एरिया में खुली और एग्जैक्टली डिमांड जोन के ऊपर खुली, एग्जैक्टली डिमांड जोन के ऊपर खुली। इसको हम गैप अप और गैप डाउन वाली क्लास में समझेंगे, अभी हमने वो क्लास की नहीं है। तो जब भी कभी हमारे को जोन के अंदर गैप अप या गैप डाउन से एंट्री मिलती है, हमारा ये मानना होता है कि वो एंट्री का एक एडिशनल स्कोर है। तो आज जब इस एरिया में कल कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, आज सीधा ही यहाँ पर इसने ओपनिंग दी, तो जैसे ही जोन के अंदर ओपनिंग मिली, इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि ये वाला जोन चलेगा। एक तो इसकी क्लोजिंग अच्छी है, दूसरा इसमें गैप डाउन के साथ एंट्री मिली है, तीसरा वजह ये वीकली को कोइंसाइड कर रहा है, चौथी वजह इसको सपोर्ट करने के लिए पीछे एक अच्छा डेली का डिमांड जोन था जो ऑलरेडी चल चुका है। पर हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक पूरा है उसका ये ओरिजिन वाला ही एरिया था, तो ओरिजिन वाले एरिया के चलने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी थी। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी मीडिया तो ऑलरेडी अपने क्वार्टरली डिमांड जोन पे चल ही रहा है, उसको तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक के साथ आज क्या सिचुएशन बनी? निफ्टी बैंक में एक वीकली का डिमांड जोन था, लेग इन, दो बेस और लेग आउट वाला। हालांकि इसने भी क्लोजिंग इस प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर नहीं दी थी, हालांकि उसको पियर्स कर गया था, पर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। फिर भी वीकली का एक डिमांड जोन है और अच्छा डिमांड जोन है। लोग न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, इसराइल ने बम फोड़ दिया, ईरान ने बम फोड़ दिया। अरे हम तो मान के पहले से ही चल रहे हैं, सारे बम फूट चुके हैं। अब सारे बम अगर फूट भी चुके हैं तो इस एरिया से पहले अब अगला कोई वीकली का फॉल आएगा तो इस एरिया से पहले कुछ रोकने के लिए नहीं है। तो वो फॉल 44,000 तक, इस लेवल तक 44,970 यानी कि लगभग 44,000 के लेवल तक तो लेके आएगा ही आएगा। और मैं जिस लेवल की वेट कर रहा हूँ वो अभी भी ये रहा, वो अभी भी ये रहा 41,193 और 40,394 के बीच का लेवल। मैं तो अभी भी इस लेवल की वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आएगा प्राइस। डेली पर देखते हैं इसमें क्या हुआ, फिर चलेंगे इस डिस्कशन पे। डेली पे लेग इन, दो बेस और उसके बाद एक पूरा अपलिफ्ट वाला एक वैसा ही निफ्टी जैसा स्ट्रक्चर जिसने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो निफ्टी में भी आज गैप डाउन एंट्री मिली, बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन एंट्री मिली, और यही कुछ स्ट्रक्चर निफ्टी फिनसर्व का था। निफ्टी फिनसर्व में भी आज कुछ कुछ इसी तरीके की सेम स्ट्रक्चर जो निफ्टी में देखा, जो बैंक निफ्टी में देखा, वही निफ्टी फिनसर्व का स्ट्रक्चर, और उसमें भी वही एरिया में गैप डाउन एंट्री मिली। तो मैंने आपको कल की क्लास में यही बताया था, जब भी बहुत सारे सेक्टर या मेजर सेक्टर और उनके स्टॉक्स एक साथ डिमांड जोन में आएंगे तो रिएक्शन बहुत तेजी से आएगा। एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के साथ आज क्या हुआ? सेम सेम सिचुएशन हुई। एक्सिस बैंक में एक ये एरिया मैंने पहले से मार्क कर रखा था, ये ओरिजिन। वीकली पर यहाँ पर एक क्लियरली
ड्रॉप बेस रैली का एक स्ट्रक्चर है जिसमें डेली का ओरिजिन का पॉइंट यहाँ कहीं है। अब मुझे क्यों एक्सिस बैंक ज़्यादा अच्छा लगा? एक तो एक्सिस बैंक में 997 पे मुझे एंट्री मिली और ये अपने साइकोलॉजिकल जोन 1000 रुपए के लेवल के आसपास था। किसी भी स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर साइकोलॉजिकल लेवल बड़े मैटर करते हैं, जैसे 1000, 1100, 1500। निफ्टी की बात करें तो 22,000। कल निफ्टी 22,000 के लेवल को ब्रीच नहीं कर पाई थी, 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। और आज भी निफ्टी ने जब गैप डाउन लिया तो 22,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, क्योंकि 22,000 अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। 23,000 अपने आप में बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, 22,500 अपने आप में साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर यही डिमांड जोन 1010 पे होता तो शायद मैं इस पे उतना बुलिश ना होता, 1012 वाले पे मैं उतना बुलिश ना होता। पर प्राइस कहाँ आई? प्राइस आई इस वाले डिमांड जोन में, जिसके नीचे एक और डिमांड जोन है। इसको हम एलओटीएल की क्लास में पढ़ेंगे, लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल की क्लास में, कि एंट्री चाहे मैं यहाँ लूँ या यहाँ लूँ, स्टॉप लॉस मेरा इस डिमांड जोन के नीचे ही रहेगा। तो मैंने एंट्री इधर ली, एग्जैक्टली 998 997 पे मुझे आज एंट्री मिली। मेरा टारगेट कहाँ तक था? मेरा टारगेट था कि जो प्रीवियस डे का जो ये बॉडी जहाँ पर क्लोज हुई है ना कहीं यहाँ पर कुछ सेलिंग के प्रेशर होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ सेलिंग का प्रेशर होगा। और ये वाली कैंडल कहाँ तक थी? शायद 1024 रुपये के आसपास थी, 1024 रुपये 54 पैसे। तो मैं आपको 1024 रुपये पे क्या खेल हुआ वो भी दिखाता हूँ 15 मिनट के अंदर। प्राइस जब ऊपर चल रही है तो आप देखिए एग्जैक्टली 1024 का लेवल आने पे प्राइस एक बार के लिए यहाँ से ऊपर गई, लेकिन वापस नीचे आई। क्यों? क्योंकि इस एरिया में ड्रॉप रैली बेस ड्रॉप का एक क्लियर सप्लाई जोन 15 मिनट पे भी था और 75 मिनट पे भी था। अगर मैं आपको डेली के चार्ट के हिसाब से समझाने की कोशिश करूं तो डेली के चार्ट के हिसाब से ये बनता है कि जब इधर एक कैंडल बनी है और नेक्स्ट कैंडल ओपन ही इधर हो रही है, तो इधर से इधर तक के बीच में जो ड्रॉप है, इट मीन्स इसी एरिया के अंदर बहुत सारे पेंडिंग सेलिंग के ऑर्डर हैं। और बहुत बार आपको दिखेगा कि जहां से प्राइस ड्रॉप होकर दूसरे एरिया में खुली है, वहीं से स्पेंडिंग सेलिंग के ऑर्डर आ जाएंगे। हालांकि एक बार के लिए इस कैंडल ने शायद 1040 का आज हाई लगाया था, 1036.95 का आज इसने हाई लगाया था। तो 1036 तक ये गई, 997 पे मेरी खरीद थी, मैंने इसको 1027 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करके मैं इसमें से एग्जिट कर गया। तो मुझे एक बहुत अच्छी इंट्राडे ट्रेड मिली, बहुत अच्छी इंट्राडे ट्रेड। हालांकि इसमें मैं अगर होल्ड करना चाहता तो शायद ऊपर वाले लेवल भी मिल जाते, पर मार्केट में एज ऑफ नाउ मुझे कोई अच्छा डिमांड जोन इस एरिया के बाद वीकली का अगर दिखता है, जिस हिसाब से प्राइस प्रेशर के साथ नीचे आ रही है, अगर कोई अगला दिखता है तो वो ये वाला दिखता है, जिसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें लेगिन कहीं नहीं है और मल्टीपल बेस कैंडल है। ये कितने दिन सस्टेन कर पाएगा पता नहीं। ये इस वाले लेवल की वजह से चला था और इसी की साफ साफ पिक्चर है, साफ पता चल रहा है कि इसी की पिक्चर से बना है। और इसके बाद कौन सा अच्छा डिमांड जोन है? इसके बाद जो अच्छा डिमांड जोन है वो ये वाला है। तो इससे पहले तो कोई और अच्छा वीकली का डिमांड जोन भी एक्सिस बैंक में नहीं है, इसलिए लॉन्ग होने की बजाय मैंने इसमें इंट्राडे ट्रेड किया। हो सकता है ये प्राइस यहीं से रिवर्सल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर एज ऑफ नाउ मेरे एनालिसिस बोलते हैं कि जो 764 रुपये वाला जोन है और एक उसके नीचे जो ये रैली बेस रैली वाला जो ये ओरिजिन का पॉइंट है, जहाँ से पूरा प्राइस अप मूव, एक ये और एक ये, एक बार यहाँ पर ट्रेड करूंगा। अगर प्राइस स्लो स्लो करके आई तो यहाँ पर ट्रेड करूंगा, लेकिन अगर 2-3 कैंडल बन के आई और सीधा यहीं पर टकरा गई तो मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा। मैं वेट करूंगा कि पहले कोई सप्लाई जोन ब्रीच हो जाए, फिर मैं एंट्री लूँ। तो एक्सिस बैंक ने जो टारगेट देना था आज इंट्राडे में, उसने टारगेट दे दिया। उसकी वजह क्या थी? बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे स्टॉक एक साथ डिमांड जोन में आए। एचडीएफसी के साथ भी कुछ कुछ यही हुआ, एचडीएफसी के साथ भी कुछ कुछ यही हुआ। एचडीएफसी के लिए अगर आपको ये एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस ओवर था। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं वो सिर्फ गोल्डन क्रॉस ओवर को देखते ही
बाइंग करते हैं, सिर्फ गोल्डन क्रॉसओवर को देखते ही बाइंग करते हैं। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ एक बार के लिए, कहीं आप इस एंट्री और स्टॉप लॉस से भ्रमित हो जाएं। यहाँ पर 1490 1500 का लेवल, इसमें भी एक साइकोलॉजिकल लेवल था जिसमें प्राइस ने एंट्री दी, और 1500 का लेवल अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके पास में ये गोल्डन क्रॉसओवर था। डेली पर कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, वीकली पर भी कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन क्योंकि सारे के सारे स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स, सारे के सारे सेक्टर एक साथ डिमांड जोन में आए, तो वो एचडीएफसी को भी ऊपर लेके चले गए, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब कभी सेक्टर का सपोर्ट आप लोगे तो आपके ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसको अगर मैं जबरदस्ती का एक डिमांड जोन ड्रॉ करूँ तो ये बनता है लेग इन, दो बेस कैंडल, उसके बाद गैप अप के साथ एक लेग आउट। तो इसी एरिया में एंट्री मिली, साथ में गोल्डन क्रॉसओवर, सारे सेक्टर सपोर्ट में आ गए और एचडीएफसी चल पड़ा। ये है सेक्टर की पावर। पीएनबी, पीएनबी में दिखाता हूँ क्या हुआ आज। पीएनबी में क्यों इतना बुलिश था। पीएनबी में ये डेली का एक डिमांड जोन जो कि बहुत अच्छा नहीं है, ओरिजिन का लेवल ये 117 का है। ये डेली का एक डिमांड जोन जिसके पास एक अच्छी लेग आउट है पर मल्टीपल बेस कैंडल है, लेकिन यहाँ पर वीकली पर एक ठीक ठाक सा स्ट्रक्चर है। वीकली पर लेग इन बेस बेस लेग आउट वाला ठीक ठाक सा स्ट्रक्चर है। तो एक बार के लिए ये वाला लेवल थोड़ा सा चलने की बनती थी। क्यों बनती थी? देखिए, नॉर्मल डे में क्या होता कि प्राइस आता बॉटम तक, जहां पर डेली की ये वाली कैंडल है 117.60, और नॉर्मल डे में प्राइस यहीं से रिएक्ट करता। पर आज क्या हुआ, आज वीकली का जो ये डिमांड जोन, जिसका ऊपर वाला पार्ट पीएनबी में एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी पीएसयू बैंक, सब के सब एक साथ जब डिमांड जोन में आए तो सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और सब एक दूसरे के सपोर्ट से चलने लगे। तो क्या आज का रीजन आपको समझ में आता है कि आज ये क्यों चला, क्या वजह बनी? मैंने इसमें भी ट्रेड क्यों बोला आपको कि यहाँ पर एक ट्रेड बनती है 125.69 यानी कि 125.70 पे एंट्री पहले से ही ड्रॉन है कि यहाँ पर प्राइस आएगा तो चलेगा। कितना चलेगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये नहीं पता था, लगभग 3 रुपये के करीब प्राइस आज चला भी, 3 साढ़े 3 रुपये के करीब आज प्राइस चला। एक बार के लिए इसने हाई कितना बनाया वो भी देख लेते हैं। हाई इसने 129.35 का हाई बनाया, लगभग लगभग 4 रुपये के करीब प्राइस चला इसका। क्यों चला? इसलिए नहीं कि यहाँ पर एक अच्छा डेली का डिमांड जोन है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे चीजें एक साथ डिमांड जोन में एंटर हुई, इस वजह से चला। अब नेक्स्ट पीएनबी में एंट्री कहाँ है? 117.60 से पहले मुझे कोई अच्छा जोन नहीं दिखता पीएनबी के अंदर, पर प्रोबेबिलिटी ये भी है क्योंकि इस डेली के डिमांड जोन ने इस प्रीवियस कंसोलिडेशन 132 रुपये वाली कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दी थी इसी एरिया ने, इसीलिए इस एरिया से रिएक्शन आई। आज प्राइस को रोका किसने? प्राइस को रोका, एक तो मैं अभी तक देखिए लेग इन बेस, प्राइस सीधा यहाँ पर खुली तो ड्रॉप मानेंगे ना इसको, कि यहाँ के बाद प्राइस सीधा यहाँ पर खुल रही है तो ड्रॉप है। और हमने पढ़ा है गैप डाउन वाली थ्योरी में कि अगर कैंडल गैप डाउन के साथ ओपन अप हो रही है तो हम उसे एक ड्रॉप कैंडल ही मानेंगे, हम उसे एक बिग रेड कैंडल ही मानेंगे। तो यहाँ पर काइंड ऑफ एक डेली का ना सिर्फ सप्लाई जोन था बल्कि डेली का 20 का ईएमए भी था जिसने प्राइस को रोका, और यही वो एरिया था जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग यही वो एरिया था जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। तो अगर एज पर रूल आप चल रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को समझ रहे हो, हम आने वाले दिनों में और स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, तो आप यकीन मानिए आने वाले 2 3 4 साल के अंदर इतने बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे, मज़ा आ जाएगा। मैं किसी स्पीकर को बोलते हुए सुन रहा था, तो उस भाई साहब ने बोला कि मैं बोलने के ना 2 लाख रुपए घंटे के चार्ज लेता हूँ, सोनू शर्मा जी हमारे। तो मैंने कहा जी 2 लाख रुपए घंटे तो बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे तो लाख रुपए मतलब 2 लाख रुपए लोगों को साल के मिल जाए तो वो भी काफ़ी होते हैं, आप घंटे की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये साल की बात मत करो, घंटे की बात मत करो, इस 1 घंटे तक पहुंचने के लिए मैंने 30 साल प्रैक्टिस की है पब्लिक स्पीकिंग में, तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ।
तो वही चीज़ कि ये ट्रेड आप तभी पकड़ पाएंगे, ऐसी ट्रेड में आप एंट्री ही तब ले पाएंगे जब आपने मेहनत की होगी, जब आपने वक्त निकाला होगा और ऐसे लेवल्स को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा होगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। पीएनबी पे मैंने यही चीज़ मार्क कर रखी थी और अलार्म भी लगा रखा था। इसमें अलर्ट आता है और यहाँ पर 30 मिनट के ऊपर मैंने एक अलर्ट सेट कर रखा था कि यहाँ पर एक डिमांड जोन है। ये रहा वो डिमांड जोन कि जब इस एरिया में प्राइस आए तो मैं बाइंग करूंगा। बस इस एरिया में प्राइस आई, पर इस 30 मिनट को तो वो काइंड ऑफ स्टॉप लॉस करके चली गई नीचे तक, लेकिन जो डेली का डिमांड जोन था, जो डेली का डिमांड जोन था, वहीं से प्राइस मुड़ी और आज एक ठीक ठाक सा इंट्राडे का टारगेट दे करके चली गई। इंट्राडे में 2-3-4% का टारगेट मिल जाए बहुत बड़ा टारगेट माना जाता है। लोग 1-1% के मूव पे, 10-10, 20-20 रुपए के मूव पे, लोग निफ्टी में 10-20 रुपए के मूव पे खेल जाते हैं। हम तो स्टॉक में खेल रहे हैं। यहाँ पर तो प्रीमियम भी जीरो नहीं होता, क्योंकि हम इक्विटी में प्ले कर रहे हैं। हम कर ही नहीं, पुट एंड ऑप्शन में बात ही नहीं कर रहे। अभी हम बात ही सिर्फ इक्विटी की कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे की बात करते हैं सेक्टर एनालिसिस की। सेक्टर एनालिसिस की आगे की बात करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं आपको कितनी ही चीज़ें दिखा सकता हूं इसी तरीके की, कि जब निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बाकी के सेक्टर, निफ्टी मीडिया इन डिमांड जोन्स में आते हैं तो वो चलते हैं। सबसे पहले पीवीआर आइनॉक्स पे लेके चलते हैं। पीवीआर आइनॉक्स पे लेके चलते हैं और आपको एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। पीवीआर आइनॉक्स पे ये एक डेली का एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर बड़े फॉल के साथ 18, साढ़े 1800 से प्राइस आ रही थी। 1280 पे मैंने एंट्री मार्क कर रखी है और 1200 एंट्री पे 80 पे एंट्री लेके लॉन्ग होना बना भी और बना हुआ भी मैं लॉन्ग इधर। अभी मुद्दा ये है कि यहाँ तो जब प्राइस 1800 से गिर के 1200 आ रही है तो प्राइस ने काफ़ी सारा कंसोलिडेट किया, प्राइस ने काफ़ी सारा डाउनफॉल दिखाया, लगभग 31% का। तो मैं कहाँ एंट्री लूँ? क्या मैं डायरेक्टली इस लेवल पे एंट्री लूँ? अभी आपको डायरेक्टली इस लेवल पे एंट्री लेना अलाउ नहीं है। आप कब एंट्री लेंगे? आप तब एंट्री लेंगे जब कोई पहला सप्लाई जोन ब्रीच होगा और उसको ब्रीच करने के बाद कोई एक डिमांड जोन बनेगा, या जो सप्लाई जोन उस डिमांड जोन को ब्रीच कर देगा, हम वहां पर लॉन्ग की एंट्री लेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इसमें अच्छी चीज क्या हुई है। सबसे पहले लेग इन 3 बेस और एक लेग आउट वाला एक सप्लाई जोन बना, जिसको इसी 1280 वाले लेवल ने तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ये कैंडल यहीं तक रह गई। पर यहाँ पर 4 बेस वाला एक डिमांड जोन बना, लेग इन 4 बेस लेग आउट, लेग इन 4 बेस लेग आउट, और इसने इस वाले सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ना सिर्फ इस वाले सप्लाई जोन के, बल्कि ये जो दूसरा सप्लाई जोन बना था जो 1382 पे खत्म हो रहा है, ये वाली बेस कैंडल, लेग इन बेस लेग आउट ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला, इसके भी ऊपर क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल से मिल गई जो यहीं से आई है। तो हम जानते हैं कि जब दो सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो ट्रेंड हमारे फेवर में आ जाता है। अब पीवीआर आइनॉक्स में इस कैंडल के बनने के बाद से एक चीज श्योर थी कि ट्रेंड हमारे फेवर में आ चुका है। प्राइस दोनों ईएमए के बीच में घूम रहा है, ईएमए 20 के भी और ईएमए 50 के भी। हमें कब लॉन्ग की ट्रेड लेनी है? जब प्राइस इन दोनों को कंसोलिडेट करते हुए, इन दोनों को स्क्वीज करते हुए, इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग देते, इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग देते। और कल प्राइस ने इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग दे दी, वरना क्या होगा? मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मुझे क्लोजिंग मिल गई इसके ऊपर और मैं यहीं से लॉन्ग हो गया। अब नुकसान क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस दिन हमें ऊपर क्लोजिंग मिली है, लेकिन इस दिन से पहले तक इसी 50 और 20 ईएमए के बीच में ही प्राइस चली है। जब प्राइस खुली भी 20 ईएमए के ऊपर कल और आज, और क्लोजिंग भी उसी के ऊपर दे दी, और अब अगर कोई डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है या नहीं भी दिखता तो मैं तो यहीं से लॉन्ग हो सकता हूं। पर आपको रिकमेंडेशन है कि इसके बाद आपको जो भी पहला डिमांड जोन दिखे, जो भी पहला डिमांड जोन बने और दिखे और वहां पर आपको एंट्री मिल जाए, आप लॉन्ग हो जाइएगा।
आपको बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे। मिनिमम टारगेट कहाँ तक के, 1523 तक के। पहला ये वाला एरिया होगा जो प्राइस को थोड़ा बहुत रोकेगा, फिर ये 1648 वाला एरिया जो थोड़ा बहुत प्राइस को रोकने की कोशिश करेगा। तो आपको अच्छे खासे टारगेट इसमें भी देखने को नियर टर्म के अंदर मिल सकते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे, दिव्यांश, आपका भी एक डाउट था कि कंफर्मेशन एंट्री कैसे होती है। यही कंफर्मेशन एंट्री है कि पहला सप्लाई जोन ब्रीच हुआ, अब जिस सप्लाई जोन ने, ये वाले सप्लाई जोन ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और इसके भी ऊपर दे दी, अब अगर कभी भी फ्यूचर में प्राइस इसके नीचे आती है, 1332 तक आती है, तो मैं यहाँ से लेके लॉन्ग हो सकता हूँ। लेकिन उस समय मुझे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या ईएमए प्राइस के नीचे है या प्राइस के ऊपर है। क्योंकि अगर ईएमए प्राइस के ऊपर हुई तो वो अपने आप में एक सप्लाई जोन का काम करेगी। जैसे देखिए, इस कैंडल को ऊपर नहीं जाने दिया, इसको ऊपर नहीं जाने दिया, इस वाली कैंडल को नीचे नहीं जाने दिया, इस वाली कैंडल को ऊपर नहीं जाने दिया, इस वाली, ये सारा खेला इसी ईएमए के बीच में चलता रहा। तो इस ईएमए की कंसोलिडेशन से बचने के लिए जो भी नियरेस्ट डिमांड जोन बनेगा वहां पर आप एंट्री लेकर लॉन्ग हो सकते हैं। और अगर 1332 में एंट्री मिलती है तो कहां तक लॉन्ग होना है, इधर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक, या अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो ईएमए पर भी आप सप्लाई जोन मानते हुए वहां पर भी एक बार के लिए आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मेरे लिए अभी के लिए एक अच्छा लेवल पीवीआर आइनॉक्स में कौन सा बनता है, 1332 का। मैं इसको लेके इतना श्योर शॉट क्यों हूं, क्योंकि जो निफ्टी मीडिया का चार्ट है, जो निफ्टी मीडिया का चार्ट है, वो भी कुछ कुछ यही दर्शा रहा है। निफ्टी मीडिया का चार्ट भी कुछ कुछ यही दर्शा रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ। अब देखो, यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सप्लाई जोन कहाँ बना, कहीं नहीं, पर ये एक सेलिंग जैसा स्ट्रक्चर तो बना। एक ये बना सेलिंग जैसा स्ट्रक्चर, दूसरा ये बना सेलिंग जैसा स्ट्रक्चर। अब इन दिनों सेलिंग जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर जो डिमांड जोन क्लोजिंग दे देगा, वहां से मैं लॉन्ग होने के लिए अलाउड हूं। एक सेलिंग जोन जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन बेस बेस लेग आउट, लेकिन बेस बेस लेग आउट नहीं भी है और प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं भी दिख रहा, तो भी दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिंग है। इस सेलिंग को जो डिमांड जोन ब्रीच करेगा वहीं से लॉन्ग होना है। इस मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लेगिन बेस बेस लेग आउट वाला ये वाला एरिया है, और कुछ लोग हो सकता है इसी एरिया से लॉन्ग हो जाएं। तो जो लोग इस एरिया से लॉन्ग हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर, यहाँ पर हमने प्रॉक्सिमल लाइन खींची, प्रॉक्सिमल लाइन से जरा सा पहले, जो कि हम कहते भी हैं कि प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा सा पहले आपको एंट्री लेनी है। यहाँ एंट्री लेके लॉन्ग हुए और कहाँ तक का टारगेट मिला, इधर सप्लाई जोन, इधर सप्लाई जोन और ईएमए, इधर सप्लाई जोन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का और ईएमए। हालांकि इंटरमीडिएट वीकली पर यहाँ पर एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, पर वीकली पर हुआ क्या है कि प्राइस लेगिन बेस, उसके बाद गैप डाउन खुली है, गैप डाउन खुली है, लेगिन बेस, बेस, और या फिर इसको आप लेगिन मान लो, इसको बेस मान लो, पर प्राइस यहाँ पर गैप डाउन खुली है, इधर भी गैप डाउन खुली है और इधर भी गैप डाउन खुली है। प्राइस दोनों ही एरिया में गैप डाउन खुली है। तो जब प्राइस गैप डाउन खुल रही है और सीधा डिमांड जोन पे खुल रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पर ये जो गैप डाउन भी होता है, ये अपने आप में एक सप्लाई जोन का काम करता है। तो ये एरिया भी अपने आप में एक सप्लाई जोन का काम कर सकता है। पर एज ऑफ नाउ मुझे निफ्टी मीडिया का स्ट्रक्चर लग रहा है पॉजिटिव हो चुका है। हाँ, मैं इसे पूरे तरीके से अप ट्रेंड में क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि अभी ईएमए, दोनों की दोनों ईएमए प्राइस के ऊपर है। जब दोनों ईएमए स्क्वीज होंगी और प्राइस इसके ऊपर आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने पीवीआर आइनॉक्स में देखा, तो मैं मान लूंगा कि निफ्टी मीडिया को अब अगले 2 3 4 महीने तक रोकने वाला कुछ भी नहीं है। और वैसे भी हमने डिस्कस किया है कि जो सेक्टर कभी ऑल टाइम हाई पे होता है, वो लो पे जाता है, फिर ऑल टाइम हाई लगाता है, फिर लो पे आता है, फिर ऑल टाइम हाई लगाता है। इसका तो ऑल टाइम हाई भी बहुत ऊपर था, फिर ऑल टाइम लो पे आता है, 1030 तक आया, फिर एक बार के लिए हाई लगाता है, और यहाँ पर जो सप्लाई बनी थी मंथली या क्वार्टरली में, वहाँ से फिर प्राइस नीचे आया। कहाँ तक आया, यहाँ पर हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन था, उधर तक प्राइस आया। अब फिर क्या हुआ, फिर प्राइस ने ऊपर उठने की कोशिश की, नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया और कहाँ तक गया, क्वार्टरली के सप्लाई जोन तक। फिर वहाँ से प्राइस चल के नीचे आ रहा है और अगेन कहाँ तक आ गया, उसी मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली को कोइंसाइड करते हुए डिमांड जोन तक। जैसे ही टच किया निफ्टी मीडिया को, तो हम क्लास 1 से डिस्कस कर रहे हैं,
डेन को हम क्लास 1 से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही हमने डिस्कस किया उसके बाद से प्राइस इसी जोन में चल रही है और हमारे को फेवर भी कर रही है, हमारे को हमारे टारगेट भी अचीव करा रही है। जो डेन हमने 46.5 या 44.5 की कॉल दी थी, वो इसी एरिया पे दी थी, क्योंकि डेन भी उस समय सेक्टर में आया था, डेन भी उस समय डिमांड जोन पे आया था, निफ्टी मीडिया भी डिमांड जोन पे आया था और निफ्टी भी डिमांड जोन पे आया था। इसीलिए डेन का एक ही दिन के अंदर टारगेट 5-7% का अचीव हो गया था। उसके बाद ये सेलिंग जैसा स्ट्रक्चर बना, ये दोबारा से स्ट्रक्चर बना, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली। तो इट मीन्स जो ये वाला डिमांड जोन है, इसने दो सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है, काइंड ऑफ दो सप्लाई जोन। ऑल दो मेरी नज़र में अभी भी जो अच्छा सप्लाई जोन है वो कौन सा है, वो ये वाला है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, उसके बाद तो निफ्टी मीडिया के अच्छे दिन वैसे ही शुरू हैं, क्योंकि तब तक जब तक प्राइस इसके ऊपर जाएगा, ये 50 ईएमए भी नीचे आ चुका होगा, 20 ईएमए भी स्क्वीज हो चुका होगा और प्राइस इस दोनों के ऊपर यहाँ कहीं जाके क्लोजिंग दे देगा। उसके बाद निफ्टी मीडिया लॉन्ग होने के लिए बहुत अच्छी है। आपको जो नियर बाय डिमांड जोन पे एंट्री मिले, आप लेकर के उसे लॉन्ग हो सकते हैं। और जो मैं अगली बात आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कब किस स्टॉक के अंदर लॉन्ग जाएं या शॉर्ट जाएं, इसको नोट कर लेना, कहीं अच्छे से नोट्स बना लेना। अगर डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं, जैसे ये डिमांड जोन बना और ये फॉलो हो गया, ये चल गया, उसके बाद एक और कोई बुरा सा डिमांड जोन बना, ये चाहे बुरा सा ही डिमांड जोन था कि यहाँ पर एक लेग आउट है, ये बेस कैंडल है, लेग इन बेस लेग आउट, बहुत बुरा सा स्ट्रक्चर बना और इस बेस कैंडल में जब प्राइस आई तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो इससे एक चीज तो श्योर है कि इस समय जो चल रहे हैं निफ्टी मीडिया के अंदर वो डिमांड जोन चल रहे हैं। तो जब डिमांड जोन फॉलो होना शुरू हो जाए तो ट्रेड लेनी है लॉन्ग की, और जब सप्लाई जोन फॉलो होना शुरू हो जाए तो आपको ट्रेड लेनी है शॉर्ट की। जैसे यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना था, उसमें प्राइस आई और प्राइस नीचे जा रही है, पर अभी भी प्राइस में कहीं ना कहीं सेल बाइंग प्रेशर है, प्राइस थोड़ा सा और ऊपर गया, यहाँ पर एक सप्लाई जोन बनाया। अब यहाँ से सप्लाई जोन फॉलो होना स्टार्ट हो गए, प्राइस इस एरिया में आती है, नीचे जाती है, फिर यहाँ पर एक और सप्लाई जोन बना लेती है, डेली के डेथ क्रॉस ओवर भी बन जाता है। अब प्राइस इस एरिया में, यहाँ पर एक छोटा सा डिमांड जोन था वीकली का, जिसने कुछ टाइम तक प्राइस को रोक के रखा, कंसोलिडेट किया, पर क्योंकि प्राइस आ रहा था क्वार्टरली के सप्लाई जोन से, तो ये वीकली का डिमांड जोन ज़्यादा दिनों तक उसको रोक नहीं पाया। आप देखना जाके, ये तो मेरी स्टडी ऑलरेडी की हुई है, मैं एक एक चीज़ आपके सामने बना के ड्रॉ करूंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिर यहाँ पर मल्टीपल बेस कैंडल वाला एक सप्लाई जोन बना, पर प्राइस जब इस एरिया में आई एक बार के लिए इस डिमांड जोन से टकरा के वीकली के, तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई मतलब सप्लाई जोन के अंदर अभी पावर बहुत है, सप्लाई जोन के अंदर अभी पावर बहुत है, और हुआ वही कि यहाँ जो एक और जो सप्लाई जोन बना, इसमें प्राइस आई फिर नीचे गई, फिर जो सही स्ट्रक्चर बने, गलत स्ट्रक्चर बने, कुछ भी बने, उनसे प्राइस, ये सप्लाई जोन, इससे भी प्राइस नीचे की तरफ आई। पर अब क्या हो रहा है, अब डिमांड जोन फॉलो होना शुरू हो गए हैं। डिमांड जोन जैसे जैसे फॉलो होना शुरू होते जाएंगे तो क्या होगा, तो हायर हाइज और लोअर हाइज बनाएंगे। तो हायर हाइज और लोअर हाइज क्लियर इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हायर हाइज और लोअर हाइज क्या होते हैं, आने वाली क्लासेस में हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। क्या मैंने आपको हिंडाल्को का कंपैरिजन दिखाया था निफ्टी मेटल के साथ? हिंडाल्को, ओके, हिंडाल्को का एक बार ये मंथली का स्ट्रक्चर देखते हैं और निफ्टी मेटल का भी एक बार मंथली का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मंथली का स्ट्रक्चर है निफ्टी मेटल का, और ये है हिंडाल्को का। दोनों को आमने सामने एक बार क्लिक खोलते हैं और आमने सामने रख के इन्हें कंपेयर करते हैं।
यहाँ पर एक रैली बेस रैली वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेम मेरा रैली बेस डबल रैली वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद प्राइस यहाँ से गिर रही है, सेम स्ट्रक्चर। उसके बाद प्राइस ऊपर बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है, फिर इस एरिया में कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। थोड़ा सा आगे की तरफ इसको लेके चलते हैं। अगर मैं ईयर भी मेंशन करूँ यहाँ पे, ये 2022, ये भी 2022। तो कई बार आपको स्ट्रक्चर जो हैं वो सिमिलर देखने को मिलते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह सिंपल ये होती है कि दोनों जब हाई वेटेज स्टॉक हैं, जब हाई वेटेज कोई स्टॉक है किसी सेक्टर का, तो वो अपने आप में बहुत अच्छे से काम करता है। अब हिंडाल्को के साथ हुआ क्या? हिंडाल्को देखो इसी सप्लाई जोन में भी फंसा हुआ है जहां कभी निफ्टी मेटल फंसा हुआ करता था। पर निफ्टी मेटल ऑल टाइम हाई लगा चुका है और हिंडाल्को ने अभी ऑल टाइम हाई नहीं लगाया। तो मैं आपको यही बता रहा था कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सेक्टर हमारा चला है या कौन सा स्टॉक चला है उस सेक्टर का और कौन सा नहीं चला। तो हिंडाल्को ने अभी ऑल टाइम हाई नहीं दिया, जबकि ऑल टाइम हाई निफ्टी मेटल पे लग चुका है। तो अगला जो हमें बड़ा अच्छा मूव मिल सकता है वो किस में मिल सकता है? हिंडाल्को के अंदर। हिंडाल्को के अंदर अब स्ट्रक्चर क्या बन रहा है कि यहाँ पर एक एक काइंड ऑफ मंथली का डिमांड जोन है। ऑलरेडी मंथली के सप्लाई जोन पे प्राइस चल रही है, जहां पर दोनों विक हैं, दोनों कैंडल के विक हैं और यहाँ से प्राइस रिवर्सल हुआ है। तो यहाँ पर भी हम मान सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली या डेली पर, यहाँ पर जरूर कोई स्ट्रक्चर होगा जिसने प्राइस को रिवर्सल किया है, यानी कि बिना बेस कैंडल वाला डिमांड जोन, बिना बेस कैंडल वाला डिमांड जोन। तो इधर इस एरिया को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। सेम टाइम पे अगर निफ्टी मेटल अपनी इस डिमांड जोन पे आती है 6893 वाले मंथली के, और सेम टाइम पे अगर हमें इसके लेग इन बेस लेग आउट इस वाले एरिया में एंट्री मिलती है, इस वाले एरिया में एंट्री मिलती है, तो लॉन्ग होना बनता है, क्योंकि निफ्टी मेटल का भी सपोर्ट होगा और हिंडाल्को के साथ साथ बाकी के स्टॉक भी इसी एरिया में आएंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें। सेल का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले सेल, सेल के साथ क्या स्ट्रक्चर है, क्या दिक्कत है सेल के साथ? अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये अभी तक अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है। इसको चलो क्वार्टरली पे एक बार देखते हैं। इसका हाईएस्ट लगभग 300 रुपए का रहा है और अभी ये स्टॉक कहाँ चल रहा है? 146 पे, जबकि निफ्टी मेटल ऑल टाइम हाई पे है। तो निफ्टी मेटल के अगर कुछ एक स्टॉक्स हमें चुनने हैं और ऐसे स्टॉक चुनने हैं जिसमें हम लेके लॉन्ग टर्म के लिए उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख सकें, तो उनमें से सेल एक स्टॉक है। क्यों? क्योंकि निफ्टी मेटल ऑल टाइम हाई पे है लेकिन सेल ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया। इसका मतलब बाकी स्टॉक चल चुके हैं, सेल का चलना अभी भी बाकी है। तो जब सेल को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये भी अच्छा चलेगा। ये क्वार्टरली का हमने एक चार्ट बना रखा है। नीचे एक अच्छा डिमांड जोन है, इस एरिया में भी एक ठीक ठाक सा डिमांड जोन है, हाफ ईयरली पे भी एक स्ट्रक्चर है ये वाला। मंथली पे इसकी पिक्चर देखते हैं। मंथली पे कुछ कुछ इसकी पिक्चर क्या आपको वही नहीं लग रही जो यहाँ पर मेटल की है निफ्टी? क्या बिल्कुल सिमिलर सी स्ट्रक्चर नहीं लग रही? तो इसमें भी जब मंथली के इस एरिया में, आप बोलिए कुछ बोलना चाह रहे हो तो। बिल्कुल सेम है, लेकिन एक फर्क है। फर्क क्या है कि निफ्टी मेटल अपने ऑल टाइम हाई पे है, जबकि सेल अभी अपने ऑल टाइम हाई से 50% पे भी नहीं पहुंचा। एक बार के लिए 160 गया होगा, 158 भी गया होगा, 150 भी गया होगा, तो लगभग मान लेते हैं 50% गया है। और यहाँ पर अगर हमें कहीं पे भी अच्छी एंट्री मिलती है हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन के आसपास, इस पे वीकली का एक बार देखते हैं। हाफ ईयरली पे मैंने 86 रुपीज़ पे एंट्री पहले से ही प्लॉट कर रखी है। हालांकि इसके ऊपर भी एक ये अच्छा डिमांड जोन है और उसके ऊपर ये भी एक अच्छा डिमांड जोन है। इन दोनों एरियाज में कभी भी फ्यूचर में कोई बड़ा डाउनफॉल आता है और आपको एंट्री मिलती है 97 मतलब अगेन 100 रुपीज़ वाला साइकोलॉजिकल लेवल, इधर लेके लॉन्ग हो जाना भाई। सोचना मत ज़्यादा, वर्ल्ड वॉर जैसी न्यूज़ हो तो भी मत सोचना। या 86 वाला ये लेवल क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे इधर भी एक बार वीकली का लेवल देख लेते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। इसका ये वाला वीकली का लेवल और इसका ये वाला वीकली का लेवल, दोनों ही वीकली कोइंसाइडिंग हाफ ईयरली हैं। जब भी इसमें एंट्री मिले यहाँ से एंट्री लेके लॉन्ग हो जाना, और आपको जो टारगेट मिलेगा वो टारगेट बहुत बड़े होंगे।
ये इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छे एरियाज हैं। टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, क्या बोल रहा है कि टाटा स्टील ने अभी अभी अपना ऑल टाइम हाई छुआ है। टाटा स्टील ने अभी अभी अपना ऑल टाइम हाई छुआ है। ये इसका प्रीवियस हाई था, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। और उसके बाद ये उसने अभी एक 170 रुपए के आसपास का अपना कुछ नया हाई लगाया है। टाटा स्टील भी उतना नहीं चला जितना ये सेक्टर चल चुका है, और सेल तो सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर। तो जब भी कभी आपने किसी सेक्टर में तलाशना हो कि सबसे अंडर वैल्यूड कौन सा है, इसका सबसे कम कौन सा चला है, इस पूरी रैली में देखो, ये रैली लगभग कहाँ से आई, 7,000 से 9,000 तक की रैली आ चुकी है ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने के बाद। 7,000 से 9,000 तक की रैली लगभग आ चुकी है निफ्टी मेटल में। जबकि सेल के अंदर ऐसी कोई इतनी बड़ी रैली नहीं है। सेल 150 पे था, वापस नीचे आया। मंथली का इधर 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 वीकली का चार्ट खोला, तो इधर भी एक बार के वीकली का खोल लेते हैं। और 7,000 पे जब था इधर निफ्टी मेटल, उस समय सेल लगभग 100 रुपए के आसपास था। और जैसे ही इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच किया, सेम टाइम पे सेल ने भी काम करना शुरू कर दिया, और सेल ने भी 100 से लेकर 150 तक का टारगेट दिया। निफ्टी मेटल 2,000 पॉइंट बढ़ा और सेल बढ़ा 50%। 50%, मतलब 7,000 से 9,000 हुआ निफ्टी मेटल, तो जरूरी नहीं है जितना सेक्टर बढ़े उतना ही स्टॉक बढ़ेगा, उससे कम या ज्यादा भी बढ़ सकता है। अब हमें पोर्टफोलियो कैसे बनाना है अपना, टोटल 10 से 15 स्टॉक लेने हैं, मिनिमम एक और मैक्सिमम 4 स्टॉक हर सेक्टर से, मैक्सिमम 4। जो ऑल टाइम हाई पे है सेक्टर, जैसे कि निफ्टी मेटल ऑल टाइम हाई पे है, और भी बहुत सारे सेक्टर में ऑल टाइम हाई पे दिखेंगे, क्योंकि अभी मैक्सिमम सेक्टर ऑल टाइम हाई की तरफ ही अप्रोच कर रहे हैं या ऑल टाइम हाई पर ही हैं। तो जो ऑल टाइम हाई पर हैं उनमें से एक स्टॉक चुनना है, और वो स्टॉक जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, जैसा कि मैंने अभी आपको सेल दिखाया, या फिर मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं आज आपको एक स्टॉक का नाम बता रहा हूं, और उस स्टॉक को आप नोट डाउन कर लेना। हो सकता है आपने उसको देख भी लिया हो मेरी स्क्रीन पर, तो नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक का नाम क्या है। अगला स्टॉक मैं आपके लिए वही सामने खोल देता हूँ, मोर पेन लैब। फार्मा के सारे स्टॉक बहुत बढ़िया चले हैं एक्सेप्ट दिस स्टॉक, और इसमें जो कुछ एक सप्लाई जोन था 57 58 के आसपास, वो भी टेस्ट हो चुका है ये वाला सारा एरिया। इसके बाद रोकने के लिए एक बार ये 65 वाला एरिया है, इधर प्राइस एक बार के लिए रुकेगी। मैं 40 रुपए पे लेके इसमें लॉन्ग हुआ था, अभी मेरी इसमें एंट्री बनी हुई है। अब आपको क्या करना है, 65 रुपीज पे भी एक बार ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, पर उसके बाद ये भी लगाएगा ऑल टाइम हाई। तो फार्मा का जो एक स्टॉक जो आपको मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न दे सकता है, वो है मोर पेन लैब। एक और मैं आपको स्टॉक बता देता हूँ, इन सब के अलावा एक होरी लेबोरेटरी का स्टॉक है, या वो नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगा तो चलेगा। पर आप खुद थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो नहीं चले एज कम्पेयर टू जितना कि सेक्टर चले हैं। जो सेक्टर के कंपैरेटिवली चल चुके हैं उनको तो आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन जो सेक्टर के कंपैरेटिवली उतना नहीं चले उन पर आप ध्यान दीजिए, और उन पर आप लॉन्ग होने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। थायरोकेयर। थायरोकेयर मैं आपको एक और स्टॉक बता दे रहा हूँ, जो स्टॉक तो दो दो सेक्टर में आता है, हेल्थ केयर में भी आता है, फार्मा में खैर ये नहीं आता। तो हेल्थ केयर का जो ये स्टॉक है थायरोकेयर, इसमें भी मल्टी बैगर होने की अपॉर्चुनिटी है। जुआरी, ZUARI, जुआरी, आप नोट कर सकते हैं जो मैं आपके साथ स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ। और इन पे आप अपने अच्छे एरियाज प्लॉट कीजिए, जहां आपको डिमांड जोन पे एंट्री मिले, अच्छे डिमांड जोन पे जिसकी अचीवमेंट हो, आप लेके लॉन्ग हो सकते हैं। और आप देखना आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग बनता है। फिर से बता रहा हूँ, जो ऑल टाइम हाई पे हैं उसमें एक स्टॉक, जो ऑल टाइम लो पे हैं उसमें मैक्सिमम 4 स्टॉक, लेकिन वो स्टॉक चुनने हैं जो रैली में चले नहीं। जो रैली में चल चुके, अब उनकी बारी नहीं है चलने की, अब वो चलेंगे जो पिछली रैली में नहीं चले थे, जो पिछली रैली में नहीं चले थे।
एसबीआई एक ऐसा स्टॉक है जो जब बाकी के पीएसयू चल रहे थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह ये सब, और अपने 2-2 300 रुपए के टारगेट दे रहे थे, हाई बना रहे थे, तब एसबीआई नहीं चला था। अब एसबीआई चला है और ये बाकी स्टॉक्स नहीं चले हैं। तो जो बाकी स्टॉक्स जो नहीं चले, जैसे महाबैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, हालांकि चले, अपने बॉटम से बहुत अच्छा टारगेट दिए इन्होंने। पीएसबी, यहाँ पर मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। आईडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी, पीएसबी, बैंक ऑफ बड़ौदा तो छोड़ दीजिए, चल चुका अच्छा खासा। बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी हम डिस्कस भी कर रहे थे। आईडीबीआई, आईडीबीआई बहुत अच्छा नहीं चला। महाबैंक, आईओबी, हुडको पे भी आप नजर रख सकते हैं, लेकिन हुडको काफी ज्यादा चल चुका है। तो देखिए सिंपल, ये 60 रुपए पे मिल रहा है, ये 60 रुपए पे मिल रहा है, ये 62 रुपए पे मिल रहा है, ये 58 रुपए पे मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज आपको 81 रुपीज पे मिल रहा है। पीएनबी आज आपको 128 रुपीज पे मिल रहा है। तो इन स्टॉक्स पे नजर रखिए, ये स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि रैली आई है, लेकिन ये स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो इस रैली में नहीं चल पाए, समहाउ इन्हें मौका नहीं मिला। एचडीएफसी बैंक, निफ्टी बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे। जब मैं आपके सामने खोलूंगा तो स्ट्रक्चर डिट्टो सेम दिखेंगे आपको। निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक, ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ईयरली का चार्ट देख लो, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। हाफ ईयरली, मंथली, मंथली इसको हम डिस्कस भी किया था कि अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और कैसे चल रहा है आपके सामने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। इसमें अच्छी एंट्री कहाँ बनती है, 5041 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन है। अब यहाँ से मंथली के देखो आप, सारे डिमांड जोन जो है ना रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ये वाला डिमांड जोन से ये चला, और आगे चीज़ें अभी मंथली का कोई और डिमांड जोन नहीं है। तो प्राइस अगर एक बार के लिए नीचे आएगी तो इस एरिया में हमें एंट्री मिलेगी। उस समय जो स्टॉक्स नहीं चले उन पर नजर रखना। हो सकता है ये यही यूको बैंक आपको 40 रुपए में मिल जाए, हो सकता है यही महा बैंक, यही आईओबी आपको 50 रुपए में मिल जाए, सेंट्रल बैंक 50 रुपए में मिल जाए, पीएसबी 40 रुपए में मिल जाए। उस समय आप इन्हें भरना। आईडीबीआई ताबड़तोड़ बैंक है, मल्टी बैगर रिटर्न देने की पावर रखता है। आईडीएफसी बैंक, आप आने वाले टाइम का, बहुत से लोग मानते हैं कि आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक का मर्जर हो या ना हो, अगर हो जाते तो अच्छी बात, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले टाइम का एचडीएफसी बैंक जो नेक्स्ट है ना, वो आईडीएफसी बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इन पे नजर रखिए, इन पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप, चीजें निकल के आएंगी। मैं सारी चीजें आपको बनी बनाई दे दूंगा तो उसका फायदा नहीं है। कितनी भी एडवर्सिटीज हो जाए, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई दिया। रशिया यूक्रेन वॉर, लॉकडाउन लगा, चाइना यूएस की ट्रेड वॉर हुई, ईरान इसराइल का बम हमला हुआ। मेरे पास ना आज वो मेरे मैनेजर साहब का फ़ोन आया, तब मैं मार्केट खुली खुली थी, आईसीआईसीआई में मेरा अकाउंट है। तो वो भाई साहब बोले कि मार्केट ना 200 पॉइंट नीचे है, क्योंकि अभी अभी अनाउंस किया उन्होंने कि वो मिसाइल मार दी है, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा अच्छा। तो बोले सर शॉर्ट की कुछ ट्रेड करनी है तो कर लो। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, मेरे कहने पे कॉल खरीद लो, और कॉल खरीद के ना बस 3 बजे तक का वेट कर लो। 3 बजे उन भाई साहब को दोबारा फोन आया, बोले सर आपको कैसे पता था? मैंने कहा यार ये स्ट्रक्चर आपको क्यों नहीं दिखता, ये स्ट्रक्चर आपको क्यों नहीं दिखता जो सबको दिख रहा है? ये रहा वो डिमांड जोन, ये डिमांड जोन की अचीवमेंट भी है, वीकली को कोइंसाइड कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे लेके गया है, प्रीवियस सारी कंसोलिडेशन को ब्रीच किया है, और यहीं से वी शेप रिकवरी आई है। तो अब जब प्राइस इस एरिया में पहुंचेगी तो यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट क्यों नहीं होंगे? तो हमें किसी न्यूज़ पे नहीं जाना, सब चीज़ों को सुनना नहीं है, बस कान में डाल लो रुई, और जो चीज़ सेक्टर स्टॉक बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड करना है, और कुछ भी नहीं करना। फ्यूचर में कभी भी फॉल आए, बैंक निफ्टी के अंदर 24,000 का लेवल मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, शायद मैंने मार्क किया भी होगा। 24,000 का लेवल, वो लेवल है। ये सब चीज़ें मैंने इस पे लिख रखी हैं, खैर छोड़ो। 24,000 का लेवल मैंने आपको ओरली बोल के बता दिया। अगर कभी फ्यूचर में मार्केट क्रैश आए तो इस एरिया में आके बाय कर लेना, इस एरिया में आके डरना मत, क्योंकि इसी एरिया में ना निफ्टी पे भी एक डिमांड जोन है, निफ्टी फिनसर्व पे भी एक डिमांड जोन है, आईसीआईसीआई बैंक में भी डिमांड जोन है। इसी एरिया में आप जाके देखना कभी स्ट्रक्चर को, जो मैं आपको बता रहा हूँ।
इसी इसी स्ट्रक्चर को यहीं पर ही, इसी एरिया में, डायरेक्ट इसी एरिया में। इधर ही एसबीआई में भी एक डिमांड जोन है, एक्सिस बैंक में भी एक डिमांड जोन है, एचडीएफसी बैंक में भी एक डिमांड जोन है, इसी स्ट्रक्चर पे, इसी एरिया में। कभी भी क्रैश आए तो यहाँ पर भर भर के खरीदना है। तो सारी कमेंट्री जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं पहले से ही अपने चार्ट पे मेंशन करके रखता हूँ, ताकि कभी भी फ्यूचर में मेरी आप लोगों से इंटरेक्शन हो तो मैं दिखा सकूँ कि भाई ये जो सारी बातें बोल रहा हूँ ये मैं पहले से लिख के चल रहा हूँ। निफ्टी पे हालांकि आप लोगों को पढ़ाने के पर्पज से मैंने वो सब चीज़ें डिलीट कर दी हैं, पर निफ्टी पे भी वीकली के चार्ट पे जो मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी का 24,000 का स्ट्रक्चर दिखाया, वही एक 3 बेस और लेग आउट वाला ये स्ट्रक्चर है, जिसने इस सारी कंसोलिडेशन को, वैसे तो ये वाला स्ट्रक्चर भी है जिसने सारी कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो 12,000 के लेवल पे जब भी कभी निफ्टी आ जाए घबराना नहीं है। 12,000 पे निफ्टी आ जाए या 24,000 पे कभी भी 10 साल बाद, 15 साल बाद जब फॉल आए बड़ा, और 24,000 पे आ जाए बैंक निफ्टी, या निफ्टी उस समय पहुंच जाए 9200 पे, डिपेंड ये करेगा कि निफ्टी उस समय कौन से डिमांड जोन को अप्रोच कर रही है। अगर निफ्टी उस समय 12,000 वाले डिमांड जोन के पास होती है तो ये 12,000 वाला डिमांड जोन चल जाएगा, और अगर निफ्टी उस समय हुई इस वाले डिमांड जोन के पास 9400 रुपए वाले, तो ये वाला डिमांड जोन चलेगा, और अगर निफ्टी उस समय हुई 8400 रुपए वाले डिमांड जोन के पास, तो ये वाला डिमांड जोन चलेगा। ये तब डिसाइड होगा जब वो उस समय पे वो सेक्टर, मार्केट के हालात क्या हैं, वो कब डिमांड जोन में आ रहा है, जब वो निफ्टी और बाकी के सेक्टर एक साथ डिमांड जोन में आएंगे। अभी 2023 में भी हमने स्ट्रक्चर देखा था, जनवरी या 2024 शायद जनवरी की बात होगी, सारे के सारे सेक्टर एक साथ डिमांड जोन में आए थे, और उसके बाद जो उन्होंने एक बड़ा मूव दिया, क्या कमाल का मूव था। फरवरी में तो हर टॉम डिक एंड हैरी ने पैसा कमाया स्टॉक मार्केट से, क्योंकि सारे के सारे सेक्टर ही डिमांड जोन में थे। जो मर्जी स्टॉक खरीद लो अगले दिन बढ़ा हुआ मिलता था। तो डाउनफॉल जब भी कभी आएगा, रिटेलर को, मेरी ना इस बात को नोट कर लेना, और इस बात को ना कहीं गांठ बांध के लिख लेना। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। एचडीएफसी का 1060 का लेवल, एक्सिस का 506 का लेवल, आईसीसीआई का 410 और 343 का लेवल, एयू बैंक का 330 रुपए वाला लेवल, सारे चार्ट्स खोल के मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन जब भी कभी प्राइस डाउनफॉल करके आएगी इस एरिया में, निफ्टी जब 8,000 पे आएगा, तो 22,000 से 8,000 बिना किसी रीजन के ले आए तो रिटेलर को ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं होगी। बैंक निफ्टी में 24,000 पे ले आए 48,000 से, रिटेलर को डाइजेस्ट ही नहीं होगा, यार अभी तो 50,000 पे चल रही थी, अब कहाँ इतनी नीचे ले आए तुम। तो डाइजेस्ट करवाने के लिए न्यूज का सहारा लिया जाएगा, और न्यूज के बिना कोई डाउनफॉल, बिना वजह दिए, बिना कोई न्यूज या इवेंट के डाउनफॉल लाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट जिसने समझ ली उसकी जिंदगी हिट है। अगर 50 रुपए पे एक डिमांड जोन बना है, जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ निफ्टी पर एक डिमांड जोन बना है 19,800 पर, जो प्राइस को 22,000 लेके गया, तो यहाँ पर जब तक प्राइस आएगी नहीं तब तक एक अच्छे डिमांड जोन पे एंट्री मिलेगी नहीं, और जब इस एरिया में एंट्री मिलेगी तभी तो एक अच्छा टारगेट अचीव होगा। और जब इस एरिया में प्राइस आएगी तो मैक्सिमम रिटेलर तो पैनिक कर चुके होंगे, मार्केट से एग्जिट कर चुके होंगे। ये जो छोटी छोटी रेड कैंडल बनी है ना, इन्हीं रेड कैंडल्स को देख के, मतलब मैंने तो पूरी जर्नी देखी है पिछले 2-3 साल की, लेकिन रिटेलर इस छोटी छोटी रेड कैंडल को देख के भाग पड़ते हैं। वो इसी को क्रैश बोल देते हैं कि मार्केट में तो क्रैश आ गया, मार्केट में तो क्रैश आ गया। अरे मार्केट में कोई क्रैश नहीं आया भाई, सब कुछ डिमांड सप्लाई से चल रहा है। आप पढ़ने की कोशिश तो करो चार्ट को, बताओ ये डिमांड जोन है कि नहीं है, यहीं से तो प्राइस चल रही है। तो जब भी कभी प्राइस को उस लेवल पे लेके जाया जाएगा, तभी तो आप बाइंग कर पाओगे, तभी तो आपके अच्छे लेवल्स मिलेंगे। और ये बात अगर आपने समझ ली कि अच्छे लेवल के लिए प्राइस को नीचे लाना ही पड़ेगा, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के जहां पेंडिंग ऑर्डर हैं, जब तक वहां प्राइस नहीं आएगी तब तक रिटेलर किसी भी स्टॉक में एक बड़ा मूव लेकर के नहीं आ सकता। उसके लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस एरिया तक प्राइस को ले जाने के लिए कोई तो रीजन देगा ना भाई, वो कोई भी न्यूज या कोई भी इवेंट हो सकता है। सेल के अंदर बेस्ट बाइंग का एरिया है 65 रुपए, दूसरा एरिया है 35 रुपए जो मैंने अभी आपको दिखाया। इंट्राडे में अगर आपको करना है तो सेक्टर सपोर्ट कैसे लेना है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी कभी आप इंट्राडे करने चले हो, तो निफ्टी किसी भी डिमांड जोन को अप्रोच कर रही हो, जैसे निफ्टी ने आज डेली के डिमांड जोन को अप्रोच किया, और सेम टाइम पे
सेम टाइम पे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 75 मिनट डेली के डिमांड जोन से छोटा कोई भी डिमांड जोन या डेली का भी डिमांड जोन हो, डेली का डिमांड जोन कम से कम इससे छोटा कोई भी चलेगा। अगर मान लो 15 मिनट के डिमांड जोन पे या 30 मिनट के डिमांड जोन पे सेम टाइम पे मुझे पीएनबी या किसी भी दूसरे स्टॉक में एंट्री मिल रही है, तो एंट्री ले लेना। बस सेक्टर का सपोर्ट बड़े टाइम फ्रेम का होना चाहिए और स्टॉक में सिमिलर टाइम या उससे छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए, डिमांड जोन होना चाहिए। प्राइस वहीं से रिवर्स हो जाएगी। अभी हमने एचडीएफसी में देखा, वहां तो कोई ढंग का डिमांड जोन भी नहीं था, वहां से भी प्राइस रिवर्स हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्टर सपोर्ट। सेक्टर की अपने आप में इतनी पावर है। जो आज ये सारा जो आप अपमूव देख रहे हो, ये सारा अपमूव तो हम पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये ओरिजिन है। यहाँ पर जब भी कभी प्राइस आएगी तो यहाँ से रिवर्स देगी, देखो उसने रिवर्स दे दिया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस का चलना या एंट्री आने से पहले प्राइस के चलने का रीजन, स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर आ गई प्राइस और यहाँ पर आने के बाद प्राइस के चलने का रीजन, या एंट्री आने से पहले ही प्राइस चल गया, उस प्राइस के चलने का रीजन। पीएनबी में कल मुझे एंट्री नहीं मिली थी और पीएनबी कल चल गया था। मैं आपको डेली का डिमांड जोन दिखाता हूँ एक बार के लिए। ये 30 मिनट का डिमांड जोन है ना, हाँ, यहाँ पर था डिमांड जोन, प्राइस यहीं से रिवर्स कर गई थी। 2:1 तो इससे पहले ही दे गई थी। क्यों? क्योंकि परसों के केस में निफ्टी, बैंक निफ्टी और पीएसयू निफ्टी एक साथ डिमांड जोन में आ गए थे और इसके प्राइस को रिवर्स करा गए। पीएनबी के प्राइस को यहीं से रिवर्स करा गए। मेरी एंट्री नीचे रह गई 127.15 पे, ये पहले ही प्राइस को रिवर्स करा के ले गए। तो प्राइस अगर पहले रिवर्स हो रहा है या स्टॉप लॉस हिट होने के बाद रिवर्स हो रहा है, तो उसकी एक ही वजह है, सेक्टर का उस समय सपोर्ट में आना। अब यहाँ स्टॉप लॉस 30 मिनट वाले पे हिट हो गया और एंट्री का मिल रही है 125-35 पे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे पीएसयू बैंक डिमांड जोन पे आया था, इसी टाइम पे बाकी के सेक्टर डिमांड जोन पे आए थे और यहीं से प्राइस का सारा रिवर्सल देखा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि हमें कब एग्रेसिव होके खेलना है और कब कंजर्वेटिव होके खेलना है। ये चीज भी नोट कर लो। जब स्टॉक भी डिमांड जोन में आ जाए और सेक्टर भी डिमांड जोन में आ जाए, तो आप अग्रेसिव होके खेल सकते हैं, तो आप अग्रेसिव होके खेल सकते हैं। पर स्टॉक डिमांड जोन में आया है और सेक्टर अभी डिमांड जोन में नहीं आया, सेक्टर अभी डिमांड जोन से दूर है, तो आपको कंजर्वेटिव अप्रोच ही करनी है। जैसे यहाँ पर 30 मिनट का डिमांड जोन था, लेकिन अभी सेक्टर डिमांड जोन पे नहीं आया था और डेली का डिमांड जोन कंपैरेटिवली नीचे था। तो इंस्टेड 60 मिनट के डिमांड जोन पे एंट्री, 30 मिनट के डिमांड जोन पे एंट्री लेने के, मैं इस डेली के डिमांड जोन पे एंट्री लूंगा, कंजर्वेटिव अप्रोच रखूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तक सेक्टर डिमांड जोन में नहीं आया था। जैसे ही सेक्टर डिमांड जोन में आया और स्टॉक भी डिमांड जोन पे है, अब मैं यहाँ एंट्री लेके लॉन्ग हो जाऊंगा। और अगर मैंने इसमें थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया और ऊपर जाके 30 मिनट पे एंट्री ले ली, तो पक्का है स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक तो आ चुका है डिमांड जोन में लेकिन सेक्टर नहीं आया। और यही वो एरिया है जहां से स्टॉप लॉस वाली घटना घटेगी और आपका प्रॉफिट ऑपरेटर खा जाएगा, आपके हत्थे कुछ नहीं चढ़ेगा। ये है हमारी सेक्टर का पार्ट 2, जो मैंने आपको आज ओरली कुछ एक स्टॉक बताया। अगर मैं इन्हीं सब पे डिस्कशन करने लगा तो ये क्लास घंटों घंटों की हो जाएगी। प्लीज़ मैंने ओरली बोल के बताया, आप एक बार ना उन एरियाज को मार्क करके देखना, मैंने क्यों वो एरियाज बोले हैं, क्यों वहां से जब कभी प्राइस फ्यूचर में आएगी तो एक बड़ा टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, बिल्कुल जो ओरिजिन के एरियाज है ना, मैंने आपको वो बताए हैं। अगर कभी भी 10, 15, 20 साल में वैसा फॉल आता है कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनती है, तो वही वो एरियाज होंगे जहां से प्राइस रिवर्स करेगा। यहीं आज की क्लास को देते हैं विराम। आप लोगों के सवाल और जवाब वेलकम है, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं।